हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स में लेक्चर नंबर 3 रहेगा आज। तो ज़रा देखते हैं, हम लोग बात कर चुके थे यहाँ तक, इस जगह तक, राइट। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें अगला टॉपिक जो था ये आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन सारे इजी हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा था, तो एक्स बाई एक्सिस लिए थे। तो ज़रा देखिए कौन कौन से लेना है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई हो गया, ओके, और ये जेड हो गया, राइट। ये तो आपके एक्सिस हो गए, एक्स और बाई और जेड। इसके बाद क्या बताया, बिंदु ओ से आर दूरी पर, मतलब R1 दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर आवेश Q है, और R दूरी पर कोई पॉइंट A है ना। यहीं पर कोई वस्तु रखी है जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित है। जब संपूर्ण आयतन में प्लस प्लस ऐसे ऐसे वितरित है, तो इसका हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया। इसमें अगर छोटा सा पार्ट करेंगे तो जो कि ऐसा रहेगा, है ना। इसका नाम हमने दिया DQ, ये कट है। अब अगर आयतन के अकॉर्डिंग वितरित है, तो आयतन विश्लेषण मतलब आयतन घनत्व क्या होता है, रो बराबर DQ अपान DV। तो DQ बराबर क्या आएगा, रो इंटू DV, राइट। इतना आ जाएगा। अब A और B के बीच में अगर बल निकालेंगे, इनिशियल में बल छोटा निकलेगा क्योंकि हमने छोटा सा पार्ट लिया है। जब सारा ले लेंगे तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। तो DF बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 Q DQ अपान, अब जरा बताना, यहाँ पे OA बराबर आपका R है, OB बराबर R1 है। ये सब वेक्टर में बात है तो वेक्टर लग जाएगा। तो AB बराबर क्या आएगा, AB बराबर आएगा, देखिए देखिए AB बराबर क्या बताया, AB बराबर बताया OB माइनस OA। अब वैल्यू रख दो, OB कितना है, R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये AB आ गया। और 4 से हम निकालते हैं तो R स्क्वायर रखते हैं, तो ये R ही बराबर है, मतलब कैपिटल R मान लें तो ये कैपिटल R वेक्टर बराबर है, राइट। और कैपिटल R की वैल्यू अगर ये है, इंटू क्या होता था, R वेक्टर, है ना, R वेक्टर अपान कैपिटल R, तो सेम वैल्यू रख जाएगी, गुणा हो जाएगा। तो DF वेक्टर बराबर कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म अगर निकालेंगे, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म ही लिख दी मैंने, 1/4πε0 Q तो वही रहेगा, DQ की वैल्यू कितनी निकली है, रो इंटू DV, ओके। तो वैल्यू रख दीजिएगा रो इंटू DV अपान R3, मतलब R1 माइनस R वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, राइट। ये जो डेरिवेशन आया ना, ये फोर्स के लिए है। अगर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो ये है, और मान लो इसमें और कुछ करना है तो इंटीग्रल कर देंगे, यहाँ DF लगाएंगे या DV का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट करके, ओके। जब टोटल फोर्स निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, ओके। जैसे कि टोटल फोर्स अगर F बराबर निकालोगे तो Q अपान 4πε0 वैल्यू रखता है, यहाँ टोटल वॉल्यूम की बात होगी, है ना। यहाँ रो इंटू DV, रो इंटू DV ना लिख के हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर अपान R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर पूरे का होल क्यूब इंटू DV, राइट। ये वैल्यू रखेंगे, और जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये डेरिवेशन आपका पूरा सही से आ जाएगा, राइट। तो इसे आप डेराइव कर लीजिएगा, यहाँ से था, इसे सही से लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे, ओके। करिए जल्दी से। ओके, आगे के टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला टॉपिक अपना रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र, ओके। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्या बताएंगे वैद्युत क्षेत्र में, जरा देखिए ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र में बताएंगे किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक वह अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बताएंगे, ये वैद्युत क्षेत्र
राइट। क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, जहां तक वो अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। याद रहेगा? मतलब वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जहां तक वह अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या फिर ये बोल सकते हैं जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। कहने का बात वही है, या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, राइट। इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो क्या बताएंगे? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश या परीक्षण आवेश गति करता है। ओके, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर धनावेश या परीक्षण आवेश गति करता है। याद रखिएगा। ओके, नोट में ये बना लेना क्या कि परीक्षण आवेश एक अतिसूक्ष्म आवेश होता है जो स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, राइट। अब बात आती है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, तो चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। दो गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर सदैव ऋणावेश की ओर जाती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धनावेश से चल के ऋणावेश की ओर जाती हैं। याद रहेगा। आगे, एकल धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त तथा एकल ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होते हैं। अगर ऋणावेश है तो अनंत से प्रारंभ होती हैं, अगर धनावेश है तो अनंत पर समाप्त होती हैं। हमेशा चलती किधर है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। ओके, अगला पॉइंट देखिए, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है। ये बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाते हैं तथा ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस नहीं आते हैं। याद रखिएगा। वैद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर नहीं काटते हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटते हैं, या ये बोल सकते हैं वैद्युत रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वैद्युत बल रेखाएं थी, है ना। इस पर जब हमने ये ड्रा की तो ये क्या ड्रा कर रहा है? ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसकी डायरेक्शन को, राइट। फिर आगे दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी याद रखना। फिर आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत समाप्त भी हो जाती है। नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरते हैं। ओके, नेक्स्ट, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व, कोई भी स्थान है वहां पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांत क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। मतलब इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलेंगे, राइट। आगे देखिए, अगर इसमें बात करें हम तो क्या बात करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसकी भांति? लचकदार डोरी की भांति, राइट। इसी कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करता है, तो इसमें बताएंगे क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई चमकदार या लचकदार, क्या है? लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के
लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी कारण सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। कहने का है सजातीय जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, राइट। देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक रहेगा अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये बात है। तो क्या बताएंगे? प्रति एकांक आवेश पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या ये भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है ना। ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये है, ये Q0 है, R इनके बीच की दूरी है ना। तो यह बराबर फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R², राइट। ये हो गया। अब अगर E निकालेंगे तो E बराबर क्या आएगा? F/Q0, राइट। तो E बराबर आपकी वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R² इंटू 1/Q0, ये उड़ा दो। जो वैल्यू आएगी वो आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R², राइट। न्यूटन पर कूलम। यूनिट यहाँ से क्या आएगी? इसकी ये न्यूटन और इसकी कूलम। तो यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा में होती है। इतना ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी से करिए। देखिए आगे अगर बात करें तो अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, इसी में क्वेश्चन है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की अगर बात करें तो E बराबर अपने पढ़ा था F/Q0। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर E की विमा निकालनी है तो F की विमा कितनी होगी? mLT⁻²। आप अच्छी तरीके से जानते हैं Q बराबर IT होता है ना। अगर Q बराबर IT होता है मतलब A इंटू टी होता है, मतलब अपान में A इंटू टी होता है। आप ऊपर लेके जाइए। चलिए फिर देख लेते हैं क्या होगा। तो जब E बराबर निकालोगे तो वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी? mLT⁻³ A इनवर्स, राइट। ये E की विमा हो गई, राइट। इसके बाद आएगा अपना डेरिवेशन। ओके, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग डालिएगा एंड देन। ओके, क्वेश्चन क्या बताया गया? इसमें क्वेश्चन बताया गया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसे रब करते हैं एंड देन। ओके, बिंदु आवेश के कारण मतलब कि ये दोनों, ये तो कोई पॉइंट है ऐसे, यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे Q0 है, तो इधर की ओर F बल लग रहा है। दोनों के बीच की दूरी R है। अगर दोनों के बीच की दूरी R है और ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है तो F बराबर वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q0 अपान R² न्यूटन। ये तो ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? F/Q0। अगर ये जानते हैं तो वैल्यू रख दीजिएगा। जब वैल्यू रखने की बात आएगी तो क्या करेंगे? E बराबर F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q0 अपान R² इंटू 1/Q0। ये खत्म हो जाएगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपान R² न्यूटन पर कूलम। अगर वेक्टर फॉर्म पूछता तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपान R² इंटू R कैप न्यूटन पर कूलम, राइट। एक ये हो जाएगा। हाँ, ये अभी भी तो परावैद्युतांक के लिए है। कब है? जब Q आवेश परावैद्युतांक के में स्थित है। यदि वायु या निर्वात उपस्थित है, वायु या निर्वात है, तब K बराबर होता है 1।
और तब अगर k बराबर 1 है तो E बराबर वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप न्यूटन पर कूलम, राइट। ये हो जाना है। तो ये सारा डेरिवेशन है, जल्दी से लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहां तक तो हमारा हो गया था इस जगह तक। इसके आगे देखिए यहां तक हो गया था। चलिए बात करता हूं। अगला टॉपिक क्या है? अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब टॉपिक आपका ये रहने वाला है, राइट। तो इसे हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर आगे क्या लिखेंगे कि जो ये होती है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। अब आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशों के बराबर होती है। मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1, E2, E3 सो ऑन En है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En तक, राइट। ये डेरिवेशन हो गया। मतलब इसी को अगर और सही से लिखते हैं तो इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। अगर अलग अलग आवेश है तो E बराबर क्या आएगा? 1/4πε0 कॉमन ले लेना। सूत्र क्या था? Q अपान आर स्क्वायर था, तो Q1 अपान R1 स्क्वायर, Q2 अपान R2 स्क्वायर एंड सो ऑन Qn अपान Rn स्क्वायर, राइट। यहां तक आ जाएगा। इसे लिख लीजिएगा फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है। करिए जल्दी से। देखिए आगे टॉपिक पे बात होने वाली है। तो अगला टॉपिक है अपना वैद्युत द्विध्रुव, राइट। अगर वैद्युत द्विध्रुव में कोई बात करता है तो क्या बताएंगे? परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होता है, अल्प मतलब अत्यंत निकट होते हैं, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया? जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश और वो भी परिमाण में समान अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। क्या? HCl है, H2O है, NH3 है, CH4 है, CO2 है। ये सभी क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव हो गया तो इसके बाद क्या आएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो क्या बताएंगे? बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी मान लेते हैं, माना 2l दूरी पर स्थित है। क्या बताएंगे? माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, तब उनका बल आघूर्ण किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब है क्या बताया? जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो ऐसा युग्म या ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और उनमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब टाउ बराबर 2Lq, ओके, या टाउ बराबर Q इंटू 2L, जैसा भी लिखो, टाउ बराबर 2Lq जैसा समझो, राइट। यही होता है। तो यह है किसी द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से या टाउ से प्रदर्शित करता है। P बराबर 2Lq लिखा गया, सही है। तो इसे हटा दीजिएगा, यहाँ P से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ज्यादा सही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से, तो P से ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है। P बराबर 2Lq, राइट। अब बात आती है कि द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो टाइप में होगी। अगर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक अच्छी स्थिति में होगी, एक निरक्षीय स्थिति में होगी। अच्छी को अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, निरक्षीय को अनुप्रस्थ बोलते हैं।
थर्ड नंबर आता है किसी भी स्थिति में हो तो उसमें अलग जनरेट होगी, राइट। तो चलिए पहला नंबर करेंगे, अच्छे अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग रहेगी। स्टार्ट कर।